Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखिए, आप सब लोग स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते थे तो आपने यहाँ पर एडमिशन लिया। एडमिशन में मैं आपका मेंटोर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये बताऊँगा ना कि मार्केट में आप आगे की जर्नी कैसे तय करेंगे, ठीक है। तो एक कंपनी जो अपना आईपीओ ला रही है वो सिर्फ आईपीओ लाना चाहती है, जैसे तुम पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो। इसका आगे का प्रोसेस तुम्हें नहीं पता तो मैं बताऊंगा। और अगर आईपीओ लाना चाहते हो तो आईपीओ का प्रोसेस भी एक मेंटोर बताता है, जिसको मर्चेंट बैंकर कहा जाता है। तो ये जो कंपनी है ना, ये XYZ कंपनी से नाम ले देते हैं। ये XYZ कंपनी को ना मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ेगा। और ये मर्चेंट बैंकर कौन है? इसके लिए मेंटोर है। तो ये जो XYZ कंपनी है ना, ये क्या करेगी? ये हायर करेगी किसको? मर्चेंट बैंकर को। अब ये जो मर्चेंट बैंकर है ना, इसको हम इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बोलते हैं, ठीक है, और लीड मैनेजर भी बोलते हैं। किसी भी नाम से इसको पुकार लो, बात एक ही। तो अब ये जो मर्चेंट बैंकर है ये क्या करता है? ये इसको एजुकेट करता है किसके बारे में? मार्केट नॉर्म्स के बारे में, ठीक है। किसको करता है? इस कंपनी को। तीसरी चीज, इसके लिए ये DRHP प्रिपेयर करता है। DRHP का मतलब होता है ड्राफ्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसे प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ये प्रोस्पेक्टस कंपनी की जन्म कुंडली है। इसमें सारी डिटेल्स कंपनी के बारे में कंपनी क्या करती है, क्या करेगी, पैसे का क्या करती है, सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। अब ये DRHP बनाकर ना ये क्या करेगा? इसके लिए एक फीस चार्ज करेगा इन सभी कामों के लिए जो ये कर रहा है। तो मर्चेंट बैंकर की फी कितनी होती है? 1% to 3% ऑफ टोटल आईपीओ साइज। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं आईपीओ 1000 करोड़ का है तो 3% की फीस लगाई तो कितना हो गया? 30 करोड़ रुपए हो गए ना। ये मर्चेंट बैंकर की फीस है, इसलिए ये सारे काम करता है। अब ये जो DRHP है ना, इसको सेबी को भेजा जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेबी है आप सब लोग जानते हैं ना कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर। ये इससे वेरीफाई करेगी किसको? DRHP को। तो DRHP को वेरीफाई कर देगी। अगर सेबी बोलती है कि ठीक है DRHP करेक्ट है, जो इंफॉर्मेशन सेंड की गई है वो सारी करेक्ट है, तो आईपीओ वेरीफाइड हो जाएगा और आईपीओ अप्रूव हो जाएगा बाय सेबी। अब हम ये मान लेते हैं अप्रूवल मिल चुका है कंपनी को। अब अप्रूवल के बाद क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, आईपीओ ओपन हो जाएगा। अब ये जो आईपीओ है ना, ये ओपन होता है 3 वर्किंग डेज के, ठीक है। ये इसको 3 वर्किंग डेज के लिए ओपन किया जाता है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टर्स की एक कैटेगरी होती है। अब आईपीओ में 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला इन्वेस्टर जिसे कहते हैं रिटेल कैटेगरी। अब रिटेल इन्वेस्टर वो है जो 2 लाख की एप्लीकेशन लगाता है। अगर आप आईपीओ में 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो यू आर कंसिडर्ड एज रिटेलर। दूसरा है HNI, यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। इसके भी 2 कैटेगरीज हैं, एक स्मॉल HNI, एक बिग HNI। तो अगर आप 10 लाख तक की एप्लीकेशन लगा रहे हो, देखो अबव 2 लाख और अप टू 10 लाख HNI कैटेगरी है, और अबव 10 लाख लगा रहे हो तो आप बिग HNI हो, ठीक है। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कहते हैं इसको। तीसरा होता है एंकर इन्वेस्टर। तो एंकर इन्वेस्टर में DIIs और FIIs, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो विदेशों के म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स हैं, वो जब हमारे देश में पैसा लगाते हैं तो उनको FIIs बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और सेम कंपनीज अगर हमारे देश की ही है और हमारे देश में पैसा लगा रही है तो उनको DIIs बोला जाता है। अब ये तीनों IPO में पैसा लगाएंगे, बट ध्यान रहे ये जो एंकर इन्वेस्टर है ना, इनका अलॉटमेंट और इनका एप्लीकेशन करने का तरीका अलग होता है, आपकी तरह नहीं। आप एज अ रिटेलर और HNI पैसा लगाएंगे 3 दिन में, पर इनका अलॉटमेंट भी आपसे पहले होगा, एप्लीकेशन भी पहले होगी और आपका जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके पास कोई कैपिंग नहीं होगी आपकी, आप अगले दिन भी माल बेच सकते हैं। बट इनके पास 30 डेज टू 90 डेज का एक लॉक इन पीरियड होता है जिसमें ये अपनी होल्डिंग को नहीं बेच सकते हैं। और रीजन इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदते हैं कंपनी में, अगर ये उस हिस्से को तुरंत बेच देंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए तो मार्केट नीचे आ जाएगा, इसीलिए ये कैपिंग लगाई जाती है। ठीक है, अब यहां पर कोई सवाल है पूछ लो। अब IPO में अलॉटमेंट कैसे होता है ये समझ लो। तो IPO में ना एक लॉट साइज होता है, लॉट साइज हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को। तो IPO में जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक लॉट साइज में करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं 100 शेयर्स, 100 शेयर्स मान लेते हैं, तो एक लॉट में कितने शेयर्स आएंगे? 100। अब इस एक शेयर की कीमत है 150 रुपए, ठीक है, पर शेयर। तो आप कितने शेयर खरीद रहे हैं एक लॉट में और कितने रुपए का एक शेयर है? तो 15,000 का एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसे मिनिमम टिकट साइज भी बोल सकते हो ना आप। तो ये 15,000 रुपए आपको डालने पड़ेंगे। अब आप एज अ रिटेलर कितने पैसे डाल सकते हो? 2 लाख। तो अगर मैं 15,000 को 2 लाख से डिवाइड कर दूं तो 13.5 समथिंग 13 मान लो आ जाते हैं। तो 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप 14 लॉट के लिए करते हो तो ये अमाउंट एक्सीड हो जाएगा 2 लाख के ऊपर, तो आप रिटेल कैटेगरी में तो वो नहीं कर पाओगे, रिटेल कैटेगरी में तो नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप मैक्सिमम एज अ रिटेलर 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। इस प्रोसेस से आपका एप्लीकेशन होता है। अब जब IPO क्लोज हो जाता है ना, तो IPO 3 दिन के बाद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और जब क्लोज होगा तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे एज अ रिटेलर, एज अ ये। अब जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि जो आप बाइंग करोगे, उसमें ना कंपनी जो प्राइस तय करती है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे हाइपोथेटिकली मान लिया 150 रुपए, इसे प्राइस तय करने का तरीका भी होता है मार्केट में। तो प्राइसिंग कैसे होती है IPO की? वो 2 तरीके से होती है। पहला, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड प्राइस इशू। अब फिक्स्ड प्राइस में हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं 150 रुपए फिक्स्ड हो गया। अब आप खरीदें, आपका दोस्त खरीदे, आपके कोई रिश्तेदार खरीदे, या नरेंद्र मोदी साहब खरीदें, सबके लिए ये 150 रुपए रहने वाला है। इसे कहते हैं फिक्स्ड प्राइस इशू। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी चाहती है कि प्राइस डिस्कवरी सही हो, तो वो एक रेंज देना चाहती है इन्वेस्टर को, ताकि शेयर को सस्ता खरीदने के लिए भी उसके पास एक ऑप्शन हो। तो इसे कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, यहां पर एक प्राइस बैंड दिया जाता है। ये जो प्राइस बैंड है ना, ये मान लेते हैं हम 100 रुपए से 102 रुपए है। वैसे ये 20% मैक्सिमम हो सकता है, बट अभी समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। अब ये 2% यानी 2 रुपए का एक डिफरेंस है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ये 100 रुपए को बोला जाएगा फ्लोर प्राइस और इसे बोला जाएगा कैप प्राइस 102 रुपए को। अब आपके पास चॉइस है कि आप किसको खरीदेंगे, किस प्राइस पे खरीदेंगे। तो अगर आपको चॉइस मिले तो आप किस पे खरीदेंगे? पर 100 रुपीज पर तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे ना, पर 102 रुपीज पर चांसेस इक्वल होंगे। तो जब अच्छे आईपीओज आते हैं ना तो सब क्या करते हैं, कैप प्राइस पर ही बिडिंग करते हैं, क्योंकि यहां पे बिडिंग करना मतलब चांसेस खत्म करना। अब मान लेते हैं कंपनी ने अलॉटमेंट किया शेयर आपको 102 रुपए पे, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस, ठीक है। अब ये शेयर मान लेते हैं आपको अलॉट हो गया, तो अलॉट होने के बाद अब इसकी लिस्टिंग होगी ना। अब ये जो लिस्टिंग होगी ना, ये होगी एक्सचेंज पर। अब इसी एक्सचेंज को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो ये पूरा आईपीओ प्रोसेस आपने समझा। अब यहां किसी का कोई सवाल है? आप वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आता है। उसका मतलब ये होता है कि कंपनी आपको बताती है कि एक्स नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, लिस्टिंग प्राइस हो सकते हैं। पहला कि ये जो आईपीओ है ये प्रीमियम पे लिस्ट हो, और दूसरा जो आईपीओ लिस्ट हो वो डिस्काउंट पे लिस्ट हो। अब देखो प्रीमियम क्या होता है, 150 रुपए का शेयर आपको मिला, लिस्टिंग हो गई 200 रुपए पर, तो खरीदा कितने का और लिस्टिंग कितने पे हुई, यानी 50 रुपए प्रीमियम है ना, ये 50 रुपए प्रीमियम है, इसी को हम प्रीमियम बोलते हैं। अब सवाल है ये प्रीमियम कब होगा? जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, यानी खरीदार हैं 100, बेचने वाले हैं 10, तो ये सिचुएशन बनेगी। पर आपने पेटीएम के केस में देखा ना क्या हुआ, सबको शेयर मिले। एलआईसी के केस में क्या हुआ, सबको शेयर मिले पर लिस्टिंग नीचे हुई। तो ठीक उसी तरह से डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपने जो शेयर खरीदा उसके नीचे लिस्टिंग हुई। जैसे 150 रुपए हमारे एग्जाम्पल में था और 120 पे लिस्ट हुआ, तो यहां पर 30 रुपीज माइनस का आपको लॉस हो गया, तो इसी को डिस्काउंट बोला जाता है। और ये कब होता है? जब खरीदार जो हैं वो कम होते हैं और बेचने वाले ज्यादा होते हैं। देखो एनएससी के डेटा में रैंडम डीमेट अकाउंट के नाम निकलते हैं, लॉटरी सिस्टम होता है, जिसका नाम निकल जाता है वो भाग्यशाली है, नहीं निकलता वो और ज्यादा भाग्यशाली है। तो कहने का मतलब क्या है कि तो तुम भाग्यशाली हो, तो लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ उसमें? अच्छा, तो अच्छी बात है।